दोस्तों नमस्कार। संसद के भीतर पहली आवाज प्रियंका गांधी की आई। संसद के बाहर पहली आवाज सर संचालक मोहन भागवत की आई। और इस देश की तमाम विधानसभा या कहें मुख्यमंत्रियों की कतार में पहली आवाज योगी आदित्यनाथ की आई। भारत के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, भारत के विदेश मंत्री कुछ नहीं बोले। विदेश मंत्रालय ने जरूर कहा हमारी नजरें लगातार देख रही है और हम चाहते हैं कि वहां पर शांति स्थापित हो जाए। जी, यह सवाल बांग्लादेश का है। जी नहीं, यह सवाल बांग्लादेश के भीतर रहने वाले अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है उसका है। बात इससे भी साफ होती नहीं है। दरअसल यह पूरा सवाल बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं का है। यानी जिस हिंदू समुदाय को लेकर एक बड़ी बेचैनी बीजेपी के भीतर, मोदी सरकार के भीतर लगातार दिखाई देती रही, उस आवाज को कभी भी बांग्लादेश से जोड़कर संसद के भीतर या बाहर बीजेपी या कहें सरकार ने नहीं देखा। पहली बार ऐसी परिस्थिति आई है कि जिस बांग्लादेश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर भारत ने ही जन्म दिया, वो बांग्लादेश उसी पाकिस्तान के निकट जाकर खड़ा हो रहा है। उसकी तमाम नीतियां जो आर्थिक और सामरिक है वो पाकिस्तान के साथ गलबहियां डालकर खड़ी हो चुकी है। और हिंदुओं को लेकर जो सवाल देश के भीतर लगातार उठ रहा है उसमें सरकार की खामोशी ने दरअसल दो तरफा हमला मौजूदा मोदी सरकार पर तो कर ही दिया है। क्योंकि देश के भीतर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की भूमिका जो क्रिसमस के मौके पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर नजर आई, उसने सरकार से यह सवाल तो किया ही क्या कानून का राज नहीं है। और देश के भीतर जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, और यह अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान नहीं ईसाई है, वही सवाल बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर है और वहां भी हिंदू है। यानी एक ऐसे दोराहे पर मौजूदा वक्त में हिंदू राष्ट्र की वह नीतियां जो संघ की विचारधारा और उससे निकले बीजेपी के कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ चला करती थी, वो पहली बार खामोश सी क्यों लग रही है। दरअसल मुश्किल ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस या देश की विदेश नीति के तौर पर नहीं, बल्कि देश के भीतर घरेलू राजनीति में इसका कितना बड़ा प्रभाव है। और एक टकराव संघ और मोदी सरकार के बीच, या फिर एक टकराव उस हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर जिसे संघ अभी भी पाल पोसना चाहता है, और बीजेपी या कहे मौजूदा मोदी सरकार समझ नहीं पा रही है कि वह अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को साधे, हिंदुत्व के सवाल पर खामोशी बरते। तो क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहली बार यह संकट है? ना तो देश के भीतर वो संघ के साथ चल पाने की स्थिति में आ पा रहे हैं। वजह राहुल गांधी का लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी विचारधारा को लेकर सीधे संघ को घेरना और संघ के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलना, और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में भारत की विदेश नीति जिस पश्चिमी देशों की तरफ देखती है और उसके साथ आर्थिक संबंध जोड़ने का प्रयास करती है, वहां पर भी अमेरिका और चीन अगर टकराए तो दोनों के निशाने पर या कहें दोनों के कटघरे में भारत को ही लाकर खड़ा कर दिया गया। यह सब कैसे किस रूप में हो रहा है, हमें लगता है आज इसकी हर परत को देखना और समझना चाहिए। पहले सवाल आज नहीं बल्कि 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला है जब प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर एक आवाज उठाई बांग्लादेश को लेकर कि सरकार इस पर खामोश क्यों है। कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको पीड़ा हो रही है उनके साथ। ये 10 दिन पहले का कहा गया वक्तव्य है जब प्रियंका गांधी ने 16 दिसंबर को पार्लियामेंट में कहा था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर सरकार का रुख क्या है,
प्रधानमंत्री मोदी उस पर कुछ कहते क्यों नहीं? और अगर इसी तरीके से हमने खामोशी बरती तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बांग्लादेश को लेकर जो भारत ने एक लड़ाई लड़ी, उसका कोई मतलब, कोई मायने नहीं बचेगा। और प्रधानमंत्री मोदी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान या भारत के भीतर प्रधानमंत्री बनते ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी पहचान दी थी, वह भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और विदेश नीति को लेकर उसे बहुत ही क्रांतिकारी माना गया था। लेकिन बांग्लादेश पर खामोशी है। 10 दिन पहले प्रियंका ये कह रही है तो एक क्षण के लिए जरा सोचिए, 10 बरस पहले अफगानिस्तान की यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी थे और अफगानिस्तान से भारत लौटते वक्त अचानक उन्होंने यह तय किया कि वो पाकिस्तान जाएंगे। वो तारीख 25 दिसंबर की थी। 25 दिसंबर को नवाज शरीफ का जन्मदिन, 25 दिसंबर को जिन्ना का जन्मदिन, क्रिसमस का दिन, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन, और उस दिन तय किया प्रधानमंत्री मोदी ने कि वह लाहौर जाएंगे। और अगर उन पन्नों को याद कीजिएगा तो आपको वाकई आश्चर्य लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और वह भी पाकिस्तान को लेकर जो संबंध बनाने की दिशा में बढ़ रहे थे, वो अपने आप में किसी भी भारत के प्रधानमंत्री से कई कदम आगे का था। 25 तारीख को बकायदा उन्होंने फोन किया। पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के हिसाब को माने तो उन्होंने नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई दी और फिर उन्होंने कहा क्या वो अफगानिस्तान की सरकारी यात्रा से दिल्ली लौटते हुए पाकिस्तान में रुक सकते हैं। नवाज शरीफ ने कहा जरूर तशरीफ लाएं, आप हमारे मेहमान हैं, आइए और मेरे साथ चाय पीजिए। और उसके बाद ट्विटर उस समय हुआ करता था, अब तो एक्स हो गया, प्रधानमंत्री मोदी ने उस पर लिखा, आज लाहौर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मिलने के लिए उत्सुक हूं, दिल्ली वापसी के रास्ते रुकूंगा। जो किताब एक है बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटी, जो विदेश मंत्री सरताज अजीज ने लिखी है, अगर उनकी माने और उस दौर के राइटर ने जो रिपोर्ट फाइल की, उसमें कहा गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान पहुंचे तो नवाज शरीफ ने कहा तो आप आखिरकार आ ही गए, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जी बिल्कुल मैं आ गया। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के जो साथ थे उसमें 2 शख्स आज भी बड़े मायने रखते हैं, एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और विदेश सचिव जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं। उस वक्त हाई कमिश्नर राघवन थे, वो अभी मौजूद थे। और नवाज शरीफ के साथ भी कोई बहुत बड़ा कुनबा नहीं था, 2 बच्चे थे उनके। इस वक्त के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो शहबाज शरीफ उस वक्त पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनकी मौजूदगी थी, और वित्त मंत्री इसहाक डार वहां पर मौजूद थे। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात कही थी, क्योंकि दोनों देशों की पहचान जंग से होती है, तो उन्होंने कहा कि जंग को अब जंग लग गई, अब जंग नहीं होगी। यह अलग मसला है कि साल बीतते बीतते और जनवरी का महीना आते आते पठानकोट में जो हुआ और उसके बाद जो पाकिस्तान को लेकर जो कुछ हुआ, यह सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। लेकिन यहां पर इस बात का जिक्र इसलिए करने की जरूरत आन पड़ी क्योंकि कई कदम आगे बढ़ के कूटनीति के नए प्रयोग और नायाब प्रयोग अपने ही दुश्मन देशों के साथ आतंकवाद की जमीन को लेकर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 10 बरस पहले कहे। और 10 दिन पहले जब पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी ये आवाज उठा रही थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ भी नहीं कहा, खामोशी बरत ली, या कहें सरकार ने खामोशी बरत ली। पहली बार उस मुद्दे को नए सिरे से मथते हुए वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कांग्रेस को कर रहे हैं, बांग्लादेश बनाने को लेकर नई सोच, नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हिंदुत्व को लेकर जो इस वक्त मोदी सरकार का रुख है, और उस रुख के बिल्कुल उलट जिस बात का जिक्र सर संघचालक मोहन भागवत कर रहे हैं, इन दोनों के बीच खड़े होकर योगी आदित्यनाथ ने एक नए तरीके से बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर भारत की घरेलू राजनीति से जोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच को भी संबोधित किया। और यह मैसेज सिर्फ इतना भर नहीं है कि एक सूबे का मुख्यमंत्री इस बात का जिक्र कर रहा है, जी नहीं, ये योगी आदित्यनाथ है, ये समझना चाहिए जिनके पीछे संघ परिवार खड़ा है। और किसी मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा। खुद सरकार की तरफ से खामोशी बरती गई, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा क्या?
सुनिए। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है, निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी एक पत्थर से कई निशाने साध रहे हैं। अगर उनके जहन में कांग्रेस है, अगर उनके जहन में उत्तर प्रदेश के भीतर समाजवादी पार्टी है, इन दोनों का गठबंधन है, वोट बैंक की सोच है, या फिर इससे हटकर वो जान रहे हैं कि इस वक्त देश चाह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी बोले, प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में आए, लेकिन वो एक्शन में नहीं आ रहे हैं। तीन चीजों को एक साथ देखने की कोशिश फिर से करनी चाहिए। पहली बात तो यह कि बांग्लादेश को लेकर जब इंदिरा गांधी के दौर में सवाल था, तब नॉर्थ ईस्ट का ही सवाल था, और पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर बांग्लादेश उस वक्त था, और पूर्वी पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा था उसका बड़ा व्यापक असर उत्तर पूर्वी राज्यों में पड़ रहा था। इंदिरा गांधी इसका समाधान चाहती थी, और बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर उभरकर सामने आ गया। बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते इंदिरा गांधी के बाद से अभी तक बिल्कुल सामान्य नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सहयोगी के तौर पर रहे। लेकिन इस वक्त के हालात बिल्कुल अलग हैं। यानी बांग्लादेश की परिस्थिति नॉर्थ ईस्ट को प्रभावित राजनीतिक तौर पर भी करती है, और नया सवाल यह है कि बांग्लादेश की नई स्थिति इस देश के भीतर संघ की उस राजनीतिक सोच और विचारधारा, यानी हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर जो परिकल्पना रची गई है, उस पर भी ये सीधा हमला करती है। और तीसरा सवाल खुद सरकार से जाकर जुड़ जाता है कि वो कहां पर खड़ी है। क्या ये एक अंदरूनी टकराव तो नहीं, जिसमें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, सरसंघचालक जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। कांग्रेस कह रही है, प्रियंका गांधी पार्लियामेंट के भीतर कह रही है, लेकिन खामोशी बरती जा रही है केंद्र सरकार के जरिए। तीन तस्वीर हमें लगता है देखनी चाहिए। एक तस्वीर तो जो बांग्लादेश के भीतर हो रहा है, दूसरी तस्वीर केंद्र सरकार की खामोशी के बीच बंगाल के भीतर चुनाव होने हैं अगले साल, या कहें 3 महीने के भीतर, और असम में भी चुनाव होने हैं। प्रभाव तो इस पर पड़ेगा। तो बीजेपी के नेता कार्यकर्ता जिस तर्ज पर अब वहां पर प्रदर्शन करने के लिए निकले हैं, वो एक मैसेज है कि दिल्ली की खामोशी के बावजूद इस अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का असर बंगाल के चुनाव पर पड़ेगा। तो बंगाल के भीतर नेताओं की पूरी कतार हाथों में भगवा झंडा लेकर निकलकर एक मैसेज संघ की तरफ से, हिंदुत्व को सवाल उठाते हुए, हिंदू राष्ट्र की सोच को रखते हुए कि दुनिया के किसी भी देश में हिंदू है तो भारत ही तो हिंदुओं के तौर पर पहचाना जाता है। यह दूसरा मैसेज है। यानी बांग्लादेश के भीतर की स्थिति, बंगाल के भीतर प्रदर्शन, और इन सब के बीच सरकार की खामोशी। लेकिन सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारी नजरें हैं और हम ये चाहते हैं कि वहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इन तीनों को एक कतार में जरा देखिए, तब तस्वीर और साफ होगी कि दरअसल मौजूदा वक्त में भारत की अंदरूनी राजनीति, भारत के भीतर मोदी सरकार और हिंदुत्व के सवाल को लेकर जो अंतर्विरोध उभर रहा है, उसका रास्ता कहां जाता है।
We are all aware of the recent developments in Bangladesh. We have been closely following them, and as far as law and order situation is concerned, I have been apprising you from time to time as to what our position has been or should be and is today. The unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists at the hands of extremists, is a matter of grave concern. यानी आधिकारिक तौर पर या कहें सरकारी तौर पर विदेश मंत्रालय का यह वक्तव्य ही महत्वपूर्ण है कि भारत तो इंतजार कर रहा है कि बांग्लादेश के भीतर चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। As you are aware, India supports free, fair and inclusive elections in Bangladesh. This development must be seen in or should be seen in that context. और इन सब के बीच बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी 17 साल के बाद आ चुके हैं और वो कह रहे हैं उनके पास बकायदा एक रोड मैप है जो नया बांग्लादेश बनाएगा। इस नए बांग्लादेश में हसीना सरकार, जिन्होंने करप्शन के चार्जेस तारिक रहमान पर लगाए थे और 17 साल पहले यानी 2008 में वह लंदन भाग गए थे परिवार के साथ, वो वापस लौटे हैं। इस परिस्थिति के बीच पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के सामरिक संबंध बड़े मजबूत हो चले हैं। यानी आर्थिक मुद्दे ही नहीं बल्कि हथियार और सेना का साथ खड़ा होना, यह भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच है। यानी जो लड़ाई लड़ी गई बांग्लादेश को बनाने को लेकर, वो दोबारा 360 डिग्री में घूमकर वहीं आकर खड़ी हो चली है। तब यहां पर एक दूसरा सवाल और आता है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को लेकर उलझ गया है, फंस गया है, या फिर भारत की महत्ता अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इतनी ज्यादा है कि दुनिया के ताकतवर देश, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, रशिया हो, सबकी नजर भारत पर है। लेकिन सवाल तो फिर वही है, अगर सबकी नजर है तो उलझन ऐसी क्यों हो गई? उलझन ऐसी होने का मतलब यह है कि बकायदा एक अमेरिकी रिपोर्ट, जो उनकी अपनी मिलिट्री रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट में खुले तौर पर इसका जिक्र किया गया कि भारत अगर चीन के करीब जाएगा तो यह वो बड़ी भूल कर रहा है। और चीन ने कल ही उस पर आपत्ति भी जताई, लेकिन भारत ने खामोशी बरती। उस रिपोर्ट में ऐसा क्या? उस रिपोर्ट में खुले तौर पर है कि जो लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो भारत के साथ तनाव काम करने के लिए होना चाहिए, चीन उसका लाभ उठा रहा है। चीन अपनी 3 जो उसकी फैसिलिटीज है, 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वह लोड कर रहा है। दक्षिण चीन सागर, सेनाकू द्वीप के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी चीन गंभीर रुख अपना रहा है। और तो और चीन पाकिस्तान को लड़ाकू विमान भी दे रहा है और चीन पाकिस्तान के रिश्ते लगातार गहराते जा रहे हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिश्ते लगातार और करीब हो रहे हैं। अब इन तमाम उलझनों के बीच जो अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है, उसमें इस बात का भी जिक्र है कि मोदी और शी जिनपिंग जो अक्टूबर 2024 की ब्रिक्स की बैठक में मिले और उसके बाद उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो टेंशन था उसको कम करने की कोशिश भी की, लेकिन चीन इसका लाभ उठाएगा और चीन नहीं चाहता है कि भारत और अमेरिका करीब आए। अमेरिका अपनी रिपोर्ट्स के जरिए दर्शा रहा है कि चीन और भारत करीब आए। चीन अपने तौर पर भारत के साथ आर्थिक संबंध बना रहा है, सामरिक संबंध उसके पाकिस्तान के साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान के सामरिक संबंध बांग्लादेश के साथ और प्रगाढ़ हो रहे हैं। बांग्लादेश के भीतर हिंदुओं का सवाल, जो भारत की घरेलू राजनीति में सत्ता पलटने तक की ताकत रखता है और सत्ता समीकरणों में बीजेपी और संघ के भीतर बड़े हिचकोले खाता और खिला सकता है, वहां पर क्या होगा? ये ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब इस वक्त भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति करते वक्त किसी नेता, मंत्री, अधिकारी के पास तो बिल्कुल नहीं है। और शायद यही वो परिस्थिति है जिसमें खुले तौर पर अमेरिका यह कहने से चूक नहीं रहा है कि चीन 2049 तक, 2049 तक चीनी राष्ट्र को महान पुनरुद्धार हासिल करते हुए चीन को नए तरीके से अपने प्रभाव और आकर्षक घटनाओं को लेकर अमेरिका को भी दरकिनार करेगा और वो अपनी एक वर्ल्ड क्लास सेना खड़ी करेगा जो लड़ सके और जीत सके और उसकी अपनी संप्रभुता
सुरक्षा और विकास के मायने में भारत के उन क्षेत्रों में, वो लद्दाख हो या अरुणाचल प्रदेश हो, उसको भी प्रभावित करेगी। तो क्या यही वो वजह है जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुश्किल हालात हैं? या फिर बांग्लादेश जिस तरीके से नए समस्या के तौर पर आकर खड़ा हुआ है, उसको लेकर भारत की अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति में कहीं कोई बड़ी चूक हो गई है? और बांग्लादेश की अपनी आर्थिक परिस्थितियां जिस तरीके से पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के साथ जुड़ रही है, और मिडिल ईस्ट के साथ पाकिस्तान अब समझौता करने के लिए जो तत्पर है, और वही पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़े होकर भारत की घेराबंदी जिस लिहाज से करना चाहता है, उसमें अगर भारत के भीतर हिंदुओं के सवाल पर भी एकजुटता नहीं होगी तो फिर बचेगा क्या? और शायद यही वो सवाल है जिस सवाल का जवाब इस वक्त मोदी सरकार के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, क्योंकि उसके अपने वैचारिक तौर पर, उसके अपने कूटनीतिक तौर पर, उसके अपने वैचारिक संगठन के आधार पर, और दूसरी तरफ कांग्रेस का विरोध होते हुए भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर बरती जा रही खामोशी शायद बंगाल और असम के चुनाव भर नहीं, बल्कि इस देश के भीतर उन मुश्किल हालातों को खड़ा कर सकती है जो पिछले दिनों बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जरिए खुलकर नजर आए, ये जानते समझते हुए कि इस देश में प्रधानमंत्री की कमान को इस वक्त संघ का एक प्रचारक संभाले हुए है। तो आखिरी सवाल यहीं पर खड़ा है, क्या संघ के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट है? और उस संकट के मद्देनजर ही उससे जुड़े हुए जो संगठन है वो अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए खुलकर सामने आ गए। जैसे क्रिसमस के वक्त बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उभरे, तो आने वाले वक्त में क्या किसान संघ हो, भारतीय मजदूर संघ हो, स्वदेशी जागरण मंच हो, आदिवासी कल्याण आश्रम हो, तमाम संगठन अपने अपने तौर पर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ेंगे क्या? और अगर लड़ेंगे और सरकार की खामोशी उसके बावजूद रही तो उसका आखिरी मतलब एक ही होगा, संघ हाशिए पर चला जाए। ये मौजूदा मोदी सरकार की भी जरूरत है। और जिस तर्ज पर योगी आदित्यनाथ और प्रियंका एक मंच पे बांग्लादेशी हिंदुओं को लेकर दिखाई दे रहे हैं, यह नई मुसीबत और मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।